हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022 और 23 का पेपर क्लास 11 का जो गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली में हुआ है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये 3 घंटे का पेपर था जिसके टोटल मार्क्स हमारे 70 मार्क्स का पेपर है और ये हिंदी ही दोनों में लिखा हुआ है। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व आउट करेंगे पूरा अच्छी तरीके से और इसके सॉल्यूशन चेकआउट करेंगे क्या क्या है इसके सॉल्यूशन, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं 11th क्लास में उनको इससे पूरा सहयोग मिल सके कि उसको ये चैप्टर्स और ये मतलब पेपर्स उनको प्रीवियस ईयर्स के मिल रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of D block element is, ऑप्शन आपको दे रखे हैं बेटा A n-1 D 1 10 और ns बेटा 0 to 2। B आपको ऑप्शन दे रखा है बेटा n-1 D 1 से लेके बेटा 10 तक और ns 1 2 बेटा 2। सी आपका ऑप्शन दे रखा है बेटा n-1 D 1 से लेके बेटा 10 तक और ns 0 से बेटा 2। डी आपका ऑप्शन दे रखा है बेटा n-1 D 1 से 10 और बेटा ns 2। तो आपको बताना है इसमें से डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। देखो ध्यान से सुनिएगा आराम से कि डी ब्लॉक पहले आता है क्या हम क्लियर बना लेते हैं। ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका बेटा डी ब्लॉक है और ये आपका बेटा हो गया पी ब्लॉक हो गया। नीचे आपका आता है बेटा एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हमें उसने पूछा कि डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट होती है वो 3D से स्टार्ट होती है, 3D 4D 5D 6D ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या, जब 3D का मतलब होता है तो 3D का एक्चुअली मीनिंग होता है कि n की वैल्यू इसमें बेटा 4 होगी। ठीक है, n की वैल्यू 4 होगी तब 3D आएगा। ठीक है, तो इसकी जो हमेशा हम बात करें, अगर 4 की बात हो रही है तो यहाँ पे n की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी। अगर 5 की बात हो रही है तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी और बेटा अगर 6 की बात हो रही है तो वहाँ n की वैल्यू बेटा 7 आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये ध्यान से देखेंगे इसको किस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक का वो होता है n-1 और बेटा d की जो वैल्यू थी 1 से लेके बेटा 10 तक होती है। मतलब इसके अंदर 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। दूसरा बेटा इसका जो s ऑर्बिटल होगा उसके अंदर 1 से लेके बेटा 2 तक इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो b होगा। ठीक है, ये इसका b इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखें आराम से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा एटॉमिक मास लिखा हुआ है, आपको डिटेल में दे रखा है बिल्कुल। गोल्ड का मास दे रखा है बेटा 197 ग्राम और सोडियम का मास आपको 23 ग्राम दे रखा है इन्होंने और लिथियम का मास बेटा 7 ग्राम दे रखा है और क्लोरीन बेटा आपको दे रखा है 35.5। अब थोड़ा ऑप्शन दिए हैं बेटा, एक ऑप्शन ए क्या है 1 ग्राम ऑफ AU सॉलिड स्टेट में, बी दे रखा है 1 ग्राम बेटा सोडियम इन सॉलिड स्टेट में, सी दे रखा है बेटा 1 ग्राम लिथियम इन सॉलिड स्टेट एंड बेटा डी दे रखा है बेटा 1 ग्राम क्लोरीन गैसेस है। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इसका नंबर ऑफ एटम बताना मैक्सिमम किसमें होंगे और एटॉमिक मास आपको यहाँ पे सबका दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम जानते हैं कि मोल्स निकालना बहुत जरूरी है। तो मोल्स का फार्मूला होता है बेटा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है,
गिवन मास अपॉन बेटा मोलर मास, ये इसका बेटा फॉर्मूला होता है। गिवन मास अपॉन बेटा मोलर मास इसका जनरली फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है गिवन मास तो सबका सेम है, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, अगर मोल्स क्या होंगे बेटा ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे सर ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो अवोगाड्रो नंबर होता है वो एक्चुअली 6.022 10 की पावर 23 होता है 1 मोल की होता है, 1 मोल के अंदर। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने एक मोल में कितने एटम्स होते हैं। तो कितने एटम होते हैं 6.022 10 की पावर 23, इतने ही मॉलिक्यूल होते हैं बराबर, अगर आप जानना चाहो तो गिवन मास की बात हम कर रहे हैं, तो गिवन मास तो सबका सेम है 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। ठीक है, सबका 1 ग्राम ही मतलब मास है। तो हम इससे हम डील नहीं करेंगे क्योंकि सबका एक ही जैसा मास है, तो इसको हम बात नहीं करेंगे। तो हम बात करेंगे मोलर मास। तो मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मोलर मास, यस और नॉट। चलो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके मोल्स भी क्या होंगे सर कम होंगे। तो सबसे कम मोल्स किसके होंगे बेटा इस हिसाब से गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का मास क्या बेटा ज्यादा है, तो मोल्स क्या होंगे इसके सबसे कम होंगे। ठीक है, इसके बाद किसके होंगे बेटा सोडियम के होंगे, नहीं इसके बाद क्लोरीन के होंगे, फिर बेटा सोडियम के होंगे, देन बेटा लिथियम के। सबसे ज्यादा जो मोल्स होंगे, हाईएस्ट जो मोल होंगे बेटा, हाईएस्ट मोल होंगे वो बेटा इस केस में बेटा आपके लिथियम के होंगे, यानी कि एटम नंबर लिथियम का ही सबसे ज्यादा होगा, एटम नंबर लिथियम का ही सबसे ज्यादा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप पता चल गया हो कैसे आया सी आंसर इसका। ठीक है, प्लीज अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करें अगर मास क्या हो जब सेम। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आगे चलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है उसको सुन लेते हैं आराम से। तो लिखा एलिमेंट x एंड y forms compound x2 y3 and x3 y4 if molar mass of x2 y3 is 160 gram and mass x3 y4 is 232 gram, atomic mass x and y are respectively। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं जरा ऑप्शंस को बेटा। ए लिखा है बेटा आपके पास 1 6 और 56, बी आपको लिखा है बेटा ऑप्शन में 8 और 28, सी आपका लिखा ऑप्शन बेटा 56 और 16, और डी आपका लिखा है 28 और 8। तो हमें निकालना है किसका मास है, x और y का मास निकालना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। सर तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो बेटा हम जानते हैं, अगर इसका निकालना है तो हम लिखेंगे 2 × x, मतलब मोलर मास ऑफ x मल्टीप्लाई कितने एटम है 2। ठीक है, ऐसे ही बेटा मल्टीप्लाई 3 × क्या जाएगा y। ठीक है, और इसका मेरे को मॉलिक्यूलर मास दे रखा है सर 160 ग्राम, तो मैं इसको दूंगा 160 के बराबर। ऐसे मॉलिक्यूलर मास को निकालूंगा बेटा किसका, बी वाला। ठीक है, ये ए वाला मान लिया मैंने और ये बी वाला। ठीक है, तो बी में लिख रहा है 3 एटम बेटा x के हैं तो हम लिखेंगे 3x प्लस बेटा y4 है तो हम लिखेंगे 4y इज नथिंग इज इक्वल टू 232। गेट। अब ये आ गया एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी और ये आपकी क्या बेटा सेकंड इक्वेशन। तो हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 3 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, तो हम इसके पहले 3 और 2 को सेम बनाएं। तो यहाँ जो 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें जिसकी वजह से 6 बन जाए। ठीक है, तो करो ये बन जाएगा आपके पास 6x, इसके बाद बन जाएगा 9y और ये 16 की बेटा 48 480 बन जाएगा। ठीक है,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा बन जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6x, ये जाएगा 8y, और ये बन जाएगा बेटा आपके पास 4 6 और बेटा 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे। ठीक है, ये 10th का मैथ है, एलिमिनेशन मेथड, 6 से 6 कट गया, 9y में से अगर 8y हटा दें तो आंसर आएगा हमारे पास y। ठीक है, और बच्चे 480 में से अगर हम 464 घटा दें तो सिंपल सी बात है सर, 480 में से अगर 464 घटा रहे हैं हम तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 4 में से आएगा तो 0, यानी कि इसका मास आ गया 16, यानी y का मास 16 है, y का मास 16, और हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें y का मास 16 दिख रहा है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, सी हो जाएगा। बाकी सारे इसके आंसर्स रॉन्ग है, ए बी डी जो है वो आंसर रॉन्ग है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 50 kg डाइनाइट्रोजन react with 10 kg dihydrogen to form of ammonia gas, to form of ammonia gas. Limiting reagent and the mass of ammonia form. Limiting reagent and mass of ammonia form is, क्या देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं बेटा। सबसे पहले ए दे रखा है नाइट्रोजन गैस 60.7 kg, बी आपको दे रखा है बेटा हाइड्रोजन गैस 60.7 kg, सी दे रखा है नाइट्रोजन गैस 56.1 kg, और डी दे रखा है बेटा आपको हाइड्रोजन गैस 56.1 kg। अब इस क्वेश्चन को प्यार से देखेंगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या क्वेश्चन नहीं कह रहा है, तो इसके बारे में समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आराम से समझेंगे, मतलब इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, जिस बच्चे के लिमिटिंग रेंज का कांसेप्ट क्लियर नहीं है उसका भी यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो लिमिटिंग रेंज होता है क्या, पहले वो समझा देते थोड़ा सा। लिमिटिंग रेंज एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, यानी जो रिएक्शन है वो किस पर रिस्पांसिबल करेगी बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट पर रिस्पांसिबल होगी। ठीक है, तो लिमिटिंग रेंज निकलता है कैसे, उसका एक जनरल फार्मूला बताता हूं आपको। तो इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में बेटा LR। वो फार्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन बेटा स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। अब पहले हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन क्या है और बैलेंस करने की रिएक्शन को बहुत जरूरी है। अगर हम किसी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें लिमिटिंग रेंज निकालना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम N2 का जो है वो रिएक्शन करेंगे H2 से। ठीक है, तो यहाँ बनेगा क्या, एक्चुअली हैलो प्रोसेस के थ्रू NH3 बनेगा, अमोनिया बन जाएगा। अब अगर हम बैलेंस करना चाहें तो ये बेटा आपका नाइट्रोजन 2 था, तो हमने 2 से बैलेंस कर दिया, नाइट्रोजन हो गया हमारे पास 2 और हाइड्रोजन का 6 हो गया। ठीक, इसके साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3। अब व्हाट इज स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पर जो Hc होंगे, हाइड्रोजन के पास जो Hc है वो कितना है 3 है, और अमोनिया पे जो बेटा Hc है वो कितना है, एक्चुअली बेटा 2। ठीक है, अब इतनी बातों में समझ में आ गई, हम लिमिटिंग रेंज के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम यहाँ सॉल्व करें, ऑप्शन टिक कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या देखा, ये कितना केजी था, 50 केजी था हमारे पास, और ये हमारे पास 10 केजी था। ठीक है, तो हमें अभी पता नहीं कौन सा इसमें से लिमिटिंग एजेंट होगा, इनमें से कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स कैसे निकलता है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो
तो लिमिटिंग एजेंट अगर N2 हुआ तो अभी हमें पता है कि N2 होगा, हम चेक आउट करें जिसकी वैल्यू कम आएगी वो हमारा लिमिटिंग एजेंट। मान लो अगर नाइट्रोजन का हमने मोल और स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, अगर नाइट्रोजन कम आ गया तो नाइट्रोजन हो जाएगा बेटा लिमिटिंग एजेंट, और अगर हाइड्रोजन कम आ गया तो हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट। ठीक है, ध्यान से तो लिमिटिंग एजेंट का फार्मूला क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेटा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के मोल्स कैसे निकालेंगे, हम ये 50 ले लेंगे, तो 50 × 10 की पावर 3 इसका गिवन मास था, मोलर मास नाइट्रोजन का हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 ही था तो इसको हम नीचे 1 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन का कितना है सर 1 है, देखो यहाँ पे आप लिखा भी, मैं आपको दिखाता हूँ 1 कितना बेटा 1। अब ध्यान से सुनिए, तो ये तो 50 था, ये 10 की पावर 3 था और ये 28 था, तो क्या बेटा आपका डिवाइड करेंगे सर, तो हम डिवाइड करेंगे 25 आएगा और ये 14 आएगा, तो बेटा ये आएगा 25/14 × 10 की पावर 3। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो लिमिटिंग एजेंट फॉर का हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा आराम से, अगर हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट हो तो क्या होगा सर, जैसे सुनो, तो लिमिटिंग एजेंट हाइड्रोजन का वैल्यू दे रखा है 10 × 10 की पावर 10 केजी दे रखा है, इसका मतलब। दूसरी बात बेटा हाइड्रोजन का बेटा जो मोलर मास होगा वो 2 होगा, और बेटा स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताया था कितना सा यहाँ पे 3 था, तो ये हो गया 5/3, तो कितना हो गया 5/3। ठीक है, अब ये 5/3 है, ये 25/4 14, तो इसको बड़ा कौन होगा तो पता करने के लिए हम सिंपल सा मैथ लगाएंगे, क्योंकि ये तो वैल्यू सेम है तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अब बड़ा कौन, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 75 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 70 आएगा। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, 14 बदले 70, 25 दिया 75, सही है, 14 बदले 70, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 70 आएगा। ये बड़ा ये वाला वैल्यू आपको दिख रहा है वो स्मॉल है, 70 वाला वैल्यू छोटा है एज कंपेयर टू 70, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे कटे हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग एजेंट किसको मारेंगे बेटा, हाइड्रोजन को मारेंगे। ठीक है, तो हमारा लिमिटिंग एजेंट हाइड्रोजन, तो हमें पता करना कि अमोनिया कितना होगा, हाउ मच अमोनिया इज टू। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे कि लिमिटिंग एजेंट रिस्पांसिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ बेटा अमोनिया। अमोनिया कैसे है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन बेटा स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो होगा 2। तो इसका वैल्यू जो हमें दे रखा है वो आप देख सकते हो 5/3 × 10 की पावर 3 है, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और बच्चे n ऑफ NH3 अपॉन बेटा 2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 पंजे 10 कर देता हूँ। ठीक है, 2 पंजे 10 कर देता हूँ, 10 × 10 की पावर 3 हो जाएगा अपॉन में 3। और अमोनिया हम जानते हैं, एक्चुअली अमोनिया को अगर ध्यान दें तो बेटा अमोनिया का जो मास होता है उसको हम x मान लेते हैं, मोलर मास, सॉरी मास को x मान लेते हैं, मोलर मास का बेटा 17, तो 170 को हम 10 की पावर 3 अपॉन 3 कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं सर, 3 6 जा 18, तो 3 से छोटा कर दो, 3 5 जा 15, फिर बेटा 15 हो गया, इसके बाद इसका 2 बच जाएगा, तो 3 6 जा 18, तो 56.1 kg इसका आंसर आएगा बेटा, जो कि आपका डी ऑप्शन दिखाई देगा और किसी को दिखाई नहीं देगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कभी-कभी नीट में भी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो आपको इसका आंसर पता चल गया। आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 5वां क्वेश्चन देखते हैं कैसा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम इज shown as below। तो देखो ध्यान से सुनना क्या दे रखा है इन्होंने, एक आपको 1s दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बेटा इन्होंने 2s दे रखा है, साथ में यहाँ 2p दे रखा है। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल अप कर रखे हैं 1 2 1 2 1 2 और बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा दिस अरेंजमेंट इज वॉलेटिंग, मतलब ये किस कानून को तोड़ने की बात कर रहा है या किस लॉ को तोड़ने की बात कर रहा है, किसका उल्लंघन कर रहा है, ये पूछा इसने। दिस अरेंजमेंट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा, this arrangement is
ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज अ वॉलेटिल, इसको वॉलेट कर रहा है। फर्स्ट में जो ऑप्शन दिया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दूसरा ऑप्शन इसका बेटा है अफबाऊ प्रिंसिपल, तीसरा बेटा हुन रूल, और डी बेटा आपको ऑप्शन मिलेगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसको समझेंगे क्या है इसका मतलब सारा कुछ, इसके बाद तो सर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। इसको सोल्व आउट करने जा रहा हूँ, देखिए कैसे सोल्व होगा। तो यहाँ पे इसने बोला कि किसका ये वॉलेटिंग कर रहा है, किस लोग को ये बेटा वॉलेट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा बात है कि किस कानून के विरुद्ध है ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रखी है। देखते हैं इसको। तो हिजनबर्ग आइडेंटिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर देते हैं होता क्या है। अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग प्रिंसिपल वी कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट और सबसेट। ठीक है, तो कभी एग्जैक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें मोमेंटम नहीं निकाल सकते। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें पोजीशन निकाल सकते। तो ये वाला लॉ और ये वाला लॉ की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो ये वाला लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हिजनबर्ग का फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा शायद, तो m डेल्टा v और डेल्टा x आपने पढ़ा था ग्रेटर देन h/4 ये फार्मूला होता है। ये अनसर्टेनिटी बताता है, ये अनसर्टेनिटी बताता है आपको किसके अंदर, एक तो वेलोसिटी के अंदर और दूसरा इसकी पोजीशन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, अबाउ कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिलिंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अबाउ वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल और सबसेल और ऑर्बिटल always increasing order of their energy, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला को जानते हैं, ये इस तरीके से भरा जाता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d etc। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको जो एनर्जी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, और वी नो वेरी वेल कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, तो ये रूल एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का है, तो इसको तो वॉलेट नहीं कर रहा एक्चुअली, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर भरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला भी आंसर का रॉन्ग है। ठीक है, आगे बात हुन रूल की बात करते हैं। हुन रूल क्या बोलता है, हुन रूल ये कहता है वी कैन नॉट पेयर electron in the orbital until or unless each orbital cannot fill by single electron। तो ये बात क्या है, जैसे इसमें दिख भी रहा होगा आपको, कि सर जो 2p है उसके अंदर सबसे पहले ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो कंप्लीट इसको भरना चाहिए था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्लियर होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, इस लो को ये वॉलेट कर रहा था, तो सी इसका बेटा करेक्ट आंसर है, बाकी डी भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर वो सी है, 5वें का तो आंसर वो सी जो ये लगा के आया होगा, पेपर में उसको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बोन एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर
of bond energy is, ऑप्शन है हमारे पास बेटा F2 Cl2 Br2 I2, दूसरा है Cl2 F2 Br2 and I2, D क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और आयोडीन, तो इसी है। और डी की बात करें बेटा तो डी इसमें होगा I2 Br2 Cl2 एंड F2। अब इसके रीजन को हम समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसके आंसर को समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड सिंगल होता है, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड सिंगल होता है, ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड सिंगल होता है और आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड सिंगल होता है। और वी नो दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, वी नो दैट फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। तो अब इसके जरिए हम इसका आंसर निकालेंगे, ध्यान से सुनो। देखो तो होता है क्या, फ्लोरीन के केस में 2p2p रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 3p3p रिपल्शन, ठीक है। फ्लोरीन के अंदर रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो बोले फ्लोरीन फ्लोरीन के अंदर रिपल्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन मोर होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो जो बॉन्ड लेंथ होगा वो फ्लोरीन फ्लोरीन का ज्यादा होगा, मतलब जो बॉन्ड लेंथ होगा वो फ्लोरीन फ्लोरीन का ज्यादा होगा, ठीक है। अगर फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो इसका सिंपल सी बात है एनर्जी कम होगा। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसको तोड़ने में एनर्जी में कम लगानी पड़ेगी। तो पहली बात तो है इसका पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है, जिसमें सबसे ज्यादा दिखाएगा फ्लोरीन को, वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। तो अब बात करते हैं किसका होगा। सर क्लोरीन क्लोरीन की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। और इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक बी दिख रहा है, एक बेटा सी दिख रहा है। अब हम बात करते हैं ब्रोमीन की बात करते हैं। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में थोड़ा फर्क होता है। ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है और यहाँ पर 3p ऑर्बिटल आता है और यहाँ पर 4p ऑर्बिटल आता है, ठीक है। तो इस केस में क्लोरीन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, देन इसके बाद क्लोरीन पे होती है और फिर बेटा ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। दिस इज द करेक्ट आंसर और करेक्ट रीजन आई एम गिवन टू यू, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी था इसका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। आप पेपर देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है, आराम से समझिए इस पेपर को। चलते क्वेश्चन अगले में, क्वेश्चन नंबर 7। Transition which falls in a visible region is N2 से बेटा N1। ए दे रखा बेटा 1 to 3, बी दे रखा बेटा 3 to 2, सी दे रखा बेटा आपको 3 से 4 और डी दे रखा है 3 से 5। अब इसका आंसर देखेंगे हम कैसे आएगा, आराम से समझेंगे इस चीज को, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल है, थोड़ी सी चीजें लर्न करनी पड़ती हैं। अगर आप लर्न कर लोगे तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन नीट में भी देखा जाता है, ठीक है। एक्चुअली इस बार पेपर बन रहे हैं, ये जो पीडीएफ बना रहा है वो एक्चुअली नीट और जेईई को देख के बना रहा है। तो आप प्लीज इस पर फोकस करिए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर फोकस कीजिए, ध्यान से। तो ट्रांजिशन विच फॉर विजिबल, वैसे ट्रांजिशन क्या पहले ये पता होना चाहिए। ट्रांजिशन का मतलब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाता है, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन when the electron falls higher state to lower state करता है, तो उसको हम बेटा प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिशन। उस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं ट्रांजिशन। और जब बेटा लोअर टू बेटा हायर जाता है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाता है, तो उसको हम बेटा बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है।
तो एक्साइटेशन के समय भी विजिबल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो सकता है और ट्रांजिशन के समय भी विजिबल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम इसको देखेंगे कि जब ट्रांजिशन होगा तो किसमें विजिबल रीजन आता था उसको ध्यान देंगे। तो इसके लिए हमको सीरीज लर्न करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें कैसे बनता था उसी को हम यहाँ लर्न करेंगे, ध्यान देंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसी की बात करें। तो सबसे पहले आता है लाइमन सीरीज, फिर आता है हमारे पास बार्मर सीरीज, फिर आता है हमारे पास पास्चल सीरीज, फिर हमारे पास आता है बेटा पीफर्न सीरीज और देन हमारे पास आता है बेटा ब्रैकेट सीरीज।